चलो बच्चों, तो बेटे आज हम जो करेंगे ना, कल बेटा आप लोगों को मैंने दो चीजों के बारे में बता दिया था डिटेल में। एक बेटा क्या सेंसस क्या होता है, दूसरा बच्चों क्या बता दिया था, सैंपल मेथड क्या होता है। ठीक है ना, तो हमने सेंसस वर्सेस सैंपल इन दोनों बातों पर डिटेल में बात कर ली थी। ठीक है, आज बेटा जो बात करनी है वो बात करनी है मेथड्स ऑफ सैंपलिंग पे, कि ऐसे कौन कौन से मेथड होते हैं जिनके थ्रू हम सैंपल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटे सैंपल को कलेक्ट करने के ना अपने पास बच्चों टोटल मिला के 6 मेथड्स हैं, बहुत ही आसान है। 6 मेथड के तरीके से हम लोग सैंपल की सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सबको याद होगा सेंसस का मतलब क्या बताया था मैंने। इफ यू वांट टू स्टडी ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द यूनिवर्स और population, then what method you are using? Census. And if you requires 100% accuracy in your research, आप कोई चांस नहीं लेना चाहते, आप कहते भाई रिसर्च के जो रिजल्ट होने चाहिए वो हमारे बिल्कुल कंफर्म 100% एक्यूरेट होने चाहिए, तो बेटा आप कौन सा मेथड यूज करते हो? सेंसस ही यूज करते हो। ठीक है ना, कल बताया था मैंने। लेकिन जब आप सोचते हो यार थोड़ा बहुत चल सकता है, रिसर्च हमारी 80-90% तक भी एक्यूरेट हो तो भाई हमारा काम तो चल ही जाएगा, तो अगर ऐसा होता है बेटा तो फिर आप सेंसस मेथड यूज नहीं करते हो। फिर आप कौन सा मेथड से काम चलाओगे? फिर हम सैंपल मेथड से काम चला लेंगे। ठीक है, लेकिन बच्चों याद करो कल मैंने एक चीज और बताई थी कि कुछ जो है साइंटिफिक सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर सेंसस मेथड यूज ही नहीं हो सकता है ना। याद करो कल बताया था, ब्लड टेस्ट वाला एग्जांपल लिया था बच्चों, कौन सा मेथड लगेगा? सैंपल ही लगेगा। ठीक है, जब पॉपुलेशन का साइज इतना बड़ा हो कि यू कांट स्टडी ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द यूनिवर्स, तो उसमें भी बेटा कौन सा मेथड ही लगेगा? सैंपल मेथड ही लगेगा। ठीक है ना, कल मैंने एक दो एग्जांपल आपको स्पेशली बताए थे जहां पर आप सेंसस प्रैक्टिकली यूज करना ही पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर कौन सा मेथड लगता है? हमेशा सैंपल लगता है। तो आज की हमारी जो क्लास है बेटे वो इस बात पे बेस्ड है कि सैंपल मेथड अगर लगेगा तो कितने तरीके हैं सैंपल को कैलकुलेट करने के, सैंपल को निकालने के, और वो सब मेथड्स के नाम क्या है। तो बेटा सबसे पहला जो मेथड है ना बहुत ही आसान, उसको बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग मेथड। ठीक है, सपोज यू हैव 100 यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है बच्चों, आपके पास 100 यूनिट्स है बेटे पॉपुलेशन के अंदर, और आप उन 100 यूनिट्स के अंदर से 100 यूनिट्स में से आप कुछ 10 यूनिट्स का 10 यूनिट्स का बेटा क्या लेना चाहते हो? सैंपल लेना चाहते हो। ठीक है बेटे, आप 10 यूनिट्स का सैंपल लेना, आप कहते हो यार हमें 100% यूनिट को स्टडी नहीं करना, करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, हम तो 10 यूनिट से ही अपना अंदाजा लगा लेते हैं, जो 10 यूनिट्स हमें रिजल्ट दे रही होंगी तो 100 यूनिट भी लगभग वही रिजल्ट देंगी, तो हम तो जो है सैंपलिंग मेथड यूज करना चाहते हैं। अब उस सैंपल बेटा सबसे पहला मेथड मैंने कौन सा बोला? रैंडम। रैंडम का मतलब बच्चों ये होता है कि हमने सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए इतना सा भी एफर्ट नहीं लगाया, माइंड नहीं लगाया। समझ रहे हो बच्चों? ठीक है, मान लो एक क्लास है, सपोज एक बहुत बड़ा हॉल है, उसमें 100 स्टूडेंट्स बैठे हैं। आई वॉन्ट टू सिलेक्ट 10 आउट ऑफ देम, मुझे उसमें से 10 सिलेक्ट करने हैं। मैं क्लासरूम में आया और रैंडमली जहां मेरी नजर गई, दैट पर्सन दैट पर्सन दैट पर्सन, मैंने 10 लोग उसमें से ले लिए, 10 स्टूडेंट्स में उसमें ले लिए। मैंने इन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने में इतना सा भी ना माइंड लगाया, ना अपने किसी भी सेंस को यूज किया। मैंने कहा हाँ भाई ये 10 बच्चे आ जाओ, दैट्स इट। रैंडमली जिसका नंबर लग गया वो इन्वॉल्व कर लिया, जिसका नंबर नहीं लगा उसको इन्वॉल्व मैंने नहीं, सिंपल सी बात है। तो इसको बेटा मैं क्या कहूंगा कि मैंने सैंपल को सिलेक्ट कौन से मेथड से किया है? रैंडम मेथड से किया है। लेकिन बच्चों इस मेथड से सैंपल सिलेक्ट करने में नुकसान होगा अगर आपकी 100 यूनिट्स में वैरायटीज ज्यादा होंगी। मतलब आपकी 100 यूनिट्स कैसे नेचर की होंगी? हिट्रोजीनियस। हिट्रोजीनियस क्या होता है? जब उनमें डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा हो, डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हो।
तो बेटा अब तो सैंपल सिलेक्ट करने में मुझे माइंड लगाना चाहिए, ठीक है ना। अगर हाँ आपकी 100 यूनिट्स के अंदर होमोजिनिटी ज्यादा है, लगभग सारी ही एक जैसी हैं, तो फिर क्या फर्क पड़ता है। फिर आप 100 में से कोई सी 10 यूनिट किसमें इन्वॉल्व कर लो बेटे, सैंपल के अंदर, बाकी 90 यूनिट्स छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 यूनिट्स के जो फीचर होंगे, जो रिजल्ट्स होंगे, वही रिजल्ट्स कितने यूनिट्स के होंगे बेटे, 100 यूनिट्स के भी वही रिजल्ट होंगे, तो आपका रैंडम सैंपलिंग में काम चल जाएगा। बोलो बच्चों बात समझ में आ गई है। तो ये फीचर है इसका कि ऐसा होना चाहिए। अब कौन सी यूनिट बेटे सैंपल में आई है, इट इज अ मैटर ऑफ चांस, ये चांस की बात है, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस, है ना। मैंने तो कोई चॉइस लगाया नहीं कि किसको लेना है किसको नहीं लेना, मैंने तो माइंड लगाया नहीं, मैंने तो कोई रिक्वायरमेंट के हिसाब से बात करी नहीं, मैंने तो जो 10 यूनिट रैंडमली सिलेक्ट हो सकती थी, रैंडमली मैंने उनको सिलेक्ट कर लिया। बोलो बच्चों बात समझ में आ गई। तो सैंपल बड़े ही आराम से सिलेक्ट हुआ बेटे। और इसमें ना दो तरीके हैं बेटे सैंपल को सिलेक्ट करने के, एक होता है लॉटरी मेथड, आसान है लॉटरी मेथड, और दूसरा बेटा एक मेथड है टेबल ऑफ रैंडम नंबर, टिपैट टेबल बोलते हैं इसको। टिपैट वाज एन इकोनॉमिस्ट, ठीक है, उन्होंने इस टेबल को बनाया था, इसके बारे में बताता हूं मैं। टिपैट की टेबल क्या थी इसके बारे में बताता हूं हल्का सा। पहला मेथड बेटा कौन सा बताया मैंने, लॉटरी मेथड, और दूसरा मेथड मैंने कौन सा बताया बेटा, टेबल मेथड। सुनो ध्यान से सुनो, रैंडम मेथड, विदाउट एनी माइंड, विदाउट एनी कन्वीनियंस, जो यूनिट्स मेरे हाथ में आ गई बस वो सैंपल का पार्ट है, और जो यूनिट मेरे हाथ में नहीं आई बस वो सैंपल का पार्ट नहीं है, इतनी सी बात है। तो ऐसे में क्या कर सकते हो बेटा सैंपल सिलेक्ट करने के लिए, देखो इकोनॉमिक्स कहते हैं भाई अगर आपको रैंडमली सिलेक्ट करना है आप क्या करो, देखो 100 बच्चे हैं ना, आप क्लास में भी मूवमेंट मत करो, ठीक है, आप 100 के 100 बच्चों के रोल नंबर की एक चिट बना लो, सिंपल। कितनी चिट बेटे आपके हाथ में आ गई, 100 चिट्स बन गई। एक बच्चे का एक रोल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे 100 बनी हुई है। आपने 100 के 100 को चिट की फॉर्म में बनाया, उसको एक बाउल में डाला, अच्छी तरह से उसको मिक्स किया, और उसमें से कितनी चिट्स बाहर निकाल ली बेटे, 10। अब उसमें मान लो रोल नंबर आया एक फॉर एग्जाम्पल 9, दूसरा रोल नंबर आया रोल नंबर 17, एक आ गया रोल नंबर 25, ऐसे करते करते आपने कितने रोल नंबर सिलेक्ट कर लिए बच्चों, 10। कोई दिमाग लगाया इसमें, नहीं। कोई आपने किसी भी तरह की अपनी ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली इनका सिलेक्शन किया, नहीं। तो ये जिसका रोल नंबर आ गया ये चांस की बात है, वो सैंपल में इन्वॉल्व हो गया, और जिसका नाम नहीं आया ये उसके चांस की बात है, वो सैंपल में इन्वॉल्व नहीं हुआ। बहुत सिंपल है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, रैंडम से, ठीक है। एक और छोटी सी बात है ऐसी है, वो है टिपैट एक इकोनॉमिस्ट रहे हैं, उन्होंने कहा भाई मैं 10,400 नंबर्स की एक टेबल बनाई उन्होंने बच्चों, मैं एक ऐसे जैसे एक टेबल बना दी, ऐसे सारे नंबर एक डिजाइनिंग फॉर्म में उन्होंने लिख दिए, है ना। अब जैसे मैं तो कोई डिजाइनिंग कर रहा, मैं सिंपल सी टेबल बना रहा हूं, जैसे ऐसे उन्होंने एक टेबल बना दी होगी ऐसे करके सपोज, ठीक, ऐसे कुछ भी उन्होंने ऐसे एक टेबल बना दी, इसके ऊपर बेटे उन्होंने 10,400 नंबर्स को किसी ना किसी लोकेशन में लिख दिया, कहीं भी, जैसे ये रोल ये 1 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, कोई भी डिजाइनिंग करी उन्होंने, ऐसे लिख दिया, इसको एडजस्ट कर लिख दिया, 10,400 नंबर लिखे हुए इस पे। रैंडमली आपने कितने नंबर सिलेक्ट करने बेटा, 1 से 100 तक में से 10 लोग सिलेक्ट करने हैं। आपने रैंडमली किसी के ऊपर भी फिंगर रख दे, जैसे मैंने रोल नंबर 5 पे फिंगर रख दी, रोल नंबर मैंने 17 को सिलेक्ट कर लिया, सो व्हाट द नंबर यू आर सिलेक्टिंग दैट विल बी सिलेक्टेड रैंडमली। ओके, तो टेबल में से सिलेक्ट कर लो, आपकी इच्छा की बात है, बाउल में उनकी स्लिप्स डाल दो, और स्लिप्स 10 स्लिप सिलेक्ट कर लो, आपकी मर्जी की बात है। तो ये सिंपल सा एक मेथड है, क्या बोलते हैं बेटे इसको, रैंडम। इसमें आप कोई माइंड अप्लाई नहीं करोगे, कोई आप अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन नहीं करोगे कि मेरी रिसर्च में सैंपल में ये बंदा होना ही चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाओगे, तो इस मेथड को बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग मेथड। बोलो बच्चों पहला पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से सबको, ठीक है। इसके बेटे मेरिट्स आपको समझ में आ ही रहे होंगे कि मैंने ना दिमाग लगाया ना मैंने कोई ऑब्जेक्टिव बताए, तो ये मेथड का सबसे बड़ा फायदा क्या बेटा, बायसनेस से दूर होगा। दूसरा फायदा बेटा, हर यूनिट के सिलेक्ट होने के इक्वल चांस होंगे, बोलो है कि नहीं, हर यूनिट। बच्चों बताओ कितनी यूनिट्स थी टोटल, 100, मुझे कितनी सिलेक्ट करनी है, 10, तो
10 यूनिट्स मुझे सिलेक्ट करनी है आउट ऑफ 100, तो हर यूनिट के सिलेक्ट होने के 1/10 चांसेस हैं। एक हिसाब से 10% चांसेस हैं कि कोई यूनिट सैंपल के अंदर सिलेक्ट हो सकती है। सिंपल सी बात है। तो ये एक रैंडम सैंपलिंग जो है होता है, और यूनिवर्स में आप फेयरली किसी भी यूनिट को सिलेक्ट कर सकते हो, ये है। नुकसान क्या है कि किसी भी यूनिट के सिलेक्ट होने के चांस तो भाई बाय चांस की बात है, तो हो सकता है प्रोपोर्शनेट सिलेक्शन हो जाए और हो सकता है प्रोपोर्शनेट सिलेक्शन ना भी हो। सर ये प्रोपोर्शनेट सिलेक्शन का क्या मतलब है? बेटे सुनो, मान लो उस क्लास में ना 100 बच्चे हैं, इस बात को समझना जरा। उस क्लास में कितने बच्चे हैं बच्चों? 100। और 100 बच्चों में ना ये 3 क्लासिफिकेशन है बेटे जो मैं लिख रहा हूं अभी आपके सामने। क्या क्लासिफिकेशन है बेटे? 100 यूनिट्स में से 70 स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू सपोज कॉमर्स, 20 स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू सपोज कर लो साइंस, एंड देयर आर ओनली 10 स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू ह्यूमैनिटी। बोलो ठीक है। और मुझे कितने बच्चों का सैंपल सेलेक्ट करना था बेटा? 100 में से 10। ठीक है, पर्ची डली, स्टिप डली, चिट डली, चिट निकाली, बाई चांस पता क्या हुआ? चांस की बात है, 7 बच्चे 20 में से साइंस के आ गए, चांस की बात है भाई, और 3 बच्चे ह्यूमैनिटी के आ गए। लो भैया, अब बेटे आप लोग मुझे एक बात बता दो, आपका सैंपल क्या कह रहे हैं कि उस क्लास में 2 वैरायटी के बच्चे हैं। कौन सी 2 वैरायटी है वो? साइंस एंड ह्यूमैनिटी। बोलो ठीक है। 70% बच्चा किसको बिलोंग करता है? साइंस को। और 30% बच्चा किसको बिलोंग करता है बेटा? क्या रियलिटी यही है? रियलिटी तो कुछ और है। रियलिटी तो ये है कि 70% स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू, 20% स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू, एंड ओनली 10% स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू ह्यूमैनिटी। रियलिटी तो ये है, और लेकिन आपका सैंपल सब कुछ ही मिस रिप्रेजेंट कर रहा है। बच्चों बात समझ में आ गई? तो अगर रैंडम सैंपलिंग है तो रैंडम का तो कुछ भी ड्रॉबैक हो सकता है ना, प्रोपोर्शनेट सिलेक्शन हो भी सकता है और प्रोपोर्शनेट सिलेक्शन नहीं भी हो सकता। बच्चों क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये इसका एक नुकसान वाली बात है कि भाई दिस मेथड डज नॉट गारंटी अ प्रोपोर्शनेट representation of the different item in the universe. It does not give weightage to the certain important item in the universe. ऐसा भी नहीं होता बच्चों कि आप जो इंपॉर्टेंट आइटम्स है उसको आपको लेना ही लेना है, तो ऐसा भी नहीं है। उसके भी चांस की बात है। सपोज 100 बच्चों में से 2 बच्चे ऐसे थे जो मुझे सैंपल के अंदर लेने ही लेने चाहिए थे, मान लो ऐसा था, लेकिन रैंडम सैंपलिंग है, पता नहीं वो 2 बच्चे भी उसका पार्ट हो या ना हो। बच्चों बात समझ में आ गई? ये कुछ ऐसा है कि इंडियन क्रिकेट टीम है, मान लो किसी क्रिकेट टीम है, 20 लोगों में से कितने लोग सिलेक्ट करने? 11। कितने सिलेक्ट करना बेटा? 11। और आप कह रहे हो सर इन 11 की सिलेक्शन भी हम कैसे करेंगे? रैंडम सैंपलिंग से करेंगे। बोलो सही है। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, टीम में 11 लोग चाहिए, बाकी सब तो चलेंगे, लेकिन कैप्टन और विकेट कीपर ये तो होना ही चाहिए ना मैच खेलने के लिए। और आपने पूरे 20 में से 11 कैसे सिलेक्ट कर लिए? रेंडमली। अब मान लो कैप्टन ही सिलेक्ट नहीं हुआ या विकेट कीपर सिलेक्ट नहीं हुआ, तो बेटा आपकी टीम कैसी है? अधूरी टीम है। तो इसका मतलब रैंडम सैंपलिंग प्रॉपर मेथड नहीं है। हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट आइटम हो जिसको आप सैंपल में सिलेक्ट करना चाहते हो और वो बाई चांस वो सैंपल में सिलेक्ट ना हो पाए, तो आप क्या करोगे? वो सैंपलिंग एक अच्छी सैंपलिंग काउंट नहीं होगी। बोलो बच्चों समझ में आ गया? रैंडम अच्छे समझ में आ गया? फायदे समझ में आ गए, नुकसान समझ में आ गए। पॉइंट क्लियर है बच्चों? चलो अगले पे आ जाओ बेटे। दूसरा मेथड होता है बच्चों, इसको बोलते हैं पर्पोजिव या डेलिबरेट सैंपलिंग। अब ये आसान सी बात है, देखो पर्पोजिव मतलब पर्पस के हिसाब से, डेलिबरेट का मतलब भी वही हो गया लगभग। जब मैं 100 यूनिट में से 10 यूनिट सिलेक्ट करना चाहता हूं और उन 10 यूनिट को सिलेक्ट करने के लिए मैं माइंड का यूज करता हूं, मैं दिमाग लगाता हूं, मैं ऑब्जेक्टिव्स देखता हूं कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। मान लो मेरे ऑब्जेक्टिव्स है 100 में से 10 अच्छे बच्चे सिलेक्ट करने हैं मुझे सैंपल में, समझ रहे हो? तो मैं क्लास में एंटर किया, ठीक है, मैं क्लास में एंटर किया, तो क्लास में एंटर करते ही मैंने शक्लों को देखा बच्चों की, ठीक है, जो 10 अच्छी शक्लें लगी, अच्छी मतलब पढ़ने में अच्छे लगने लगे, पहचान लेते हैं टीचर्स ऐसे, ठीक है, और पीछे जो दिख रहे थे बच्चे
कहा यार ये तो नहीं लेने चाहिए सैंपल के अंदर, ठीक है, बैक बेंचर्स लगभग गड़बड़ वाले बच्चे ही होते हैं, ठीक है। तो आगे गया, उसने देखा हाँ भाई ये 4-5 यहां से उठा लो, 4-5 यहाँ, ये 10 बच्चे बन गए। अब उसका ऑब्जेक्टिव क्या था बच्चों बताओ? इंटेलिजेंट स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं। बोलो बच्चों बात समझ में आ रही है? तो इंटेलिजेंट बच्चे सिलेक्ट करने हैं और उसने अपना थोड़ा सा माइंड अप्लाई किया और 10 ढंग के बच्चे उसको जो लगे उसने सैंपल का पार्ट डाली। बोलो बेटा बात समझ में आ गई? तो यहां पर भी है तो रैंडम सैंपलिंग ही, लेकिन रैंडम में उसने हल्का फुल्का अपना माइंड भी अप्लाई किया हुआ है। दैट इज नॉट कॉल्ड प्योर रैंडम, दैट इज कॉल्ड पर्पसिव सैंपलिंग। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है? और अगर उसका पर्पस था 10 बच्चे सिलेक्ट करने और 10 के 10 बिल्कुल, क्या वर्ड यूज करूं, ढक्कन काइंड ऑफ होने चाहिए, ठीक है। तो अंदर से बंदा आया, पीछे से ही 10 उठा लिया, आओ भाई तुम पिच वाली लाइन आ जाओ। बोलो, तेरे को कुछ नहीं कह रहा, तू परेशान क्यों हो रहा है? ये लास्ट में बैक बेंचेस इसको तो पहले बेंच पे बिठा रखा है, क्लास में आके बैठता है। अच्छा चल, अभी दिल पे ना ले, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है यहाँ पे। तो मैं वैसे एग्जाम्पल की बात कर, ठीक है, ये देख बिठाया तो मैंने इसको ही पहले बेंच पे हुआ है, ठीक है ना। तो बंदा अंदर आया, बंदा ने कहा लास्ट में से 10 बच्चे आ जाओ। बोलो बेटे बात समझ में आ गई? तो मेरे ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ठीक थे कि मेरे को कुछ हल्के फुल्के बच्चे उसके अंदर लेने थे, इंटेलिजेंट का सिलेक्शन नहीं करना था, तो मैंने उस हिसाब से अपनी डेलिब्रेट सैंपलिंग यूज कर ली। बोलो बच्चों बात समझ में आ गई? तो कहीं ना कहीं माइंड लगाना, ऑब्जेक्टिव्स के साथ बात करना, हम कहते हैं ये सैंपलिंग से हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। बोलो बच्चों पॉइंट क्लियर है? ठीक है, एक एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल क्लियर किया बेटे यहाँ पे। इफ एन इन्वेस्टिगेशन इज मेड फॉर रिलेटिंग टू द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, देन द इंक्लूजन ऑफ सच इंडस्ट्री एज द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इज ऑब्वियसली एक पर्पसिव सिलेक्शन। बच्चों एग्जांपल सुनो, कितना बढ़िया एग्जांपल लिखा हुआ है कि कई बार ऐसा होता है, पर्पसिव का मतलब होता है कि मेरे पर्पस क्लियर होने चाहिए, राइट। वो कहता है कि अगर मान लो हमने इंडिया की स्टील इंडस्ट्रीज, जो टॉप स्टील इंडस्ट्रीज हैं उसके, उसका सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो हम बाकी सब तो अपने हिसाब से चला सकते हैं, लेकिन टाटा ग्रुप हमारे इंडिया का बहुत बड़ा स्टील ग्रुप है, ठीक है ना। तो हमें टाटा स्टील को तो उसके अंदर लेना ही चाहिए। ये बिल्कुल वैसी बात हो गई कि हमें मान लो 20 में से 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं, तो भाई बाकी सब तो रफ एंड टफ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कैप्टन तो लेना ही चाहिए उसके अंदर। तो कैप्टन को बाय बाय डेलिबरेट सैंपलिंग आपने उसको इन्वॉल्व किया। विकेट कीपर के बगैर भी आपका काम नहीं चलेगा, उसको भी बाय चांस नहीं, बाय सिलेक्शन आपने उसको भी लिया, ठीक है। बाकी कितने बंदे रह गए बेटा? 9 के साथ आप रैंडम सैंपलिंग लगा दो। तो यहां पर हमारे पर्पस के हिसाब से हम सिलेक्शन कर रहे हैं बेटा, तो इसको कौन सी सैंपलिंग बोलते हैं? पर्पसिव या फिर डेलिबरेट सैंपलिंग। बोलो ठीक हो गया? तो ये तो काफी बेटर बात हो गई ना, एज कंपेयर टू सिंपल रैंडम से काफी अच्छा हो गया, क्योंकि आप उन चीजों को इंक्लूड कर रहे हो बेटा जिनका स्पेशल सिग्निफिकेंस था, जिनका स्पेशल इफेक्ट था, उनको तो आपको लेना ही चाहिए। सो इट इज वेरी सिंपल टेक्निक फॉर द इंक्लूजन एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायसनेस। यस, एक ये भी बात है बच्चों। अब मान लो मेरे हाथ में सारे राइट्स हो और मुझे 100 में से 10 यूनिट सिलेक्ट करनी हो, और मैं कहूं कि भाई मैं वो 10 यूनिट सिलेक्ट कर रहा हूं, कौन सा मेथड से? पर्पसिव सैंपलिंग से। कौन सा मेथड से बेटा? पर्पसिव सैंपलिंग से। तो भाई इसमें कहीं ना कहीं मैं बाइस्ड भी हो सकता हूं, है ना। मैं उन यूनिट्स को ही सिलेक्ट कर लूं जिनको मैं बाय चांस नहीं, बाय पार्शियल नेचर, बाय माय पार्शियल नेचर जिनको मैं सिलेक्ट करना चाहता था, मैंने उन्हीं को सिलेक्ट कर लिया। बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता बच्चों? बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि इसमें एक नुकसान है कि आप बायस्ड हो सकते हो, क्योंकि आपके हाथ में पावर है, आप बाय चांस काम नहीं कर रहे हो, आप बाय नेचर काम कर रहे हो, तो आपकी नेचर के हिसाब से आप बायस हो सकते हो। बोलो 2 पॉइंट क्लियर है बेटे? पॉइंट क्लियर, डन, ठीक है। तीसरा मेथड होता है बच्चों आपको सैंपल सिलेक्ट करने का, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है बच्चों, उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। कौन सी सैंपलिंग? स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। इसमें आप दिमाग भी लगाते हो, साइंटिफिक मेथड भी लगाते हो, और तरीके से आप मेथड यूज करते हो, सैंपल यूज करते हो, अच्छा तरीका लगाते हो। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कैसे सर? देखो बेटे इधर समझना, मान लो हमारे पास 100 स्टूडेंट्स की क्लास है, ठीक है बच्चों, और इन 100 यूनिट स्टूडेंट्स की क्लास मैंने जैसे ऊपर भी अभी एग्जांपल लिया था, 3 फीचर्स में क्लासिफाइड है। क्या 3 फीचर्स हैं बेटे? सपोज 50 स्टूडेंट्स कॉमर्स के हैं, सपोज 30 स्टूडेंट्स साइंस के हैं,
और 20 स्टूडेंट्स बेटा किस चीज के हैं? ह्यूमैनिटीज के हैं। बोलो ठीक हो गया? ये आपके 100 स्टूडेंट का डिवीजन है। इकट्ठे बिठा रखे हैं 100 के 100 बच्चे, 3 तरह के बच्चे हैं। मेरे को बेटा 100 में से 10 यूनिट्स का सिलेक्शन करना है सैंपल में। ठीक, पहला मेथड क्या कहता है बेटा? रैंडम सैंपलिंग क्या कहता है? कोई 10 उठा लो, ये तो रैंडम है। दूसरा मेथड क्या कहता है बेटा? दिमाग लगा लो, पर्पस देख लो, पर्पस के हिसाब से 10 बच्चे ले लो जिसमें आप बायस्ड हो सकते हो। लेकिन अब तीसरी बात क्या बेटा? स्ट्रेटिफाइड, आप स्ट्राटा बना लो। स्ट्राटा का मतलब आपको 100 में से कितने यूनिट सिलेक्ट करने बेटे? 10। 10% सिलेक्शन करना है। आप क्या करो, कंप्लीट पॉपुलेशन के ग्रुपिंग कर लो। कर ली सर, ग्रुपिंग कर ली, 50 30 20 कर ली आपने। अब इन सब में से इन सब का 10-10% सिलेक्ट कर लो। तो 50 कॉमर्स के बच्चों में से कितने कॉमर्स के सिलेक्ट कर लू? बोलो 5। बहुत बढ़िया। 30 साइंस के स्टूडेंट में से कितने साइंस के ले लू बेटे? सही है। 2 ह्यूमैनिटीज में से 20 में से कितने ले लू बेटा? अब आप मुझे बताओ, 5 + 3 + 2 कितना सिलेक्शन हो गया टोटल? आपको सिलेक्ट भी कितना करना था? हो गया सिलेक्शन। अब बेटा इन 10 यूनिट्स में हर वैरायटी के स्टूडेंट उतने उतने परसेंट इन्वॉल्व हैं, जितने जितने परसेंट वो किसमें इन्वॉल्व थे? पॉपुलेशन में। उतने उतने परसेंट ही वो किसमें इन्वॉल्व है बेटा? सैंपल में। तो इसका मतलब ये 10 बच्चों का सैंपल, ये वाला 10 बच्चों का सैंपल इस पॉपुलेशन का एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं बेटा, जब आपने इसका डिवीजन किया था ना, पूरी 100 यूनिट के आपने 3 पार्ट बनाए थे ना, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स। वी सेज कि ये हमने 3 स्ट्राटास बनाए थे। क्या बनाए थे बेटा? स्ट्राटा। यू डिवाइड द कंप्लीट पॉपुलेशन इनटू 3 फीचर्स, and again these 3 features you are selecting the number of units according to their percentage, according to their proportionate. So this is called the stratified random sampling. अब देखो यहां पे वर्ड क्या यूज कर रहा हूं? stratified random sampling। कोई बच्चा मुझे ये बताएगा यहां पर रैंडम शब्द क्यों यूज किया? फिर भी रैंडम शब्द क्यों यूज किया? कैसे बेटा? एग्जैक्टली, प्रपोर्शनेट ही तो सिलेक्ट किए थे बेटे, 50 30 और 20। लेकिन 50 में से 5 की सिलेक्शन तो हमने रैंडम ही करी है, ठीक है ना? 30 में से 3 की सिलेक्शन तो हमने रैंडम ही करी है, 20 में से 2 की सिलेक्शन तो हमने रैंडम ही करी है। यहां पर क्या हमने कोई दिमाग लगाया? नहीं सर। क्या कोई ऑब्जेक्टिव्स लगाए? नहीं सर। तो इसका मतलब बेटा पहले स्ट्राटा बनाया और स्ट्राटा बनाने के बाद में रैंडम लगाया। तो दिस इज व्हाई दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। बच्चे बात समझ में आ गई? साइंटिफिक मेथड है, बढ़िया मेथड है। तो देखो बेटे, इस मेथड की सबसे बड़ी बात ये होती है बेटे कि हमारी कोई भी फीचर अनयूज नहीं रह जाती है ना। कितने बच्चे थे टोटल? 100। कितने फीचर्स थे टोटल? 3। हर तरह का फीचर हमने इंक्लूड कर लिया। बोलो डन। तो बेटा पहला फायदा, डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन इंक्लूड है, ठीक बात है। और जो आंसर्स हैं वो काफी हद तक रिलायबल है, मीनिंगफुल है, सैंपल काफी साइंटिफिक तरीके से आपने निकाला है। फायदे हो गए बेटा। लेकिन नुकसान ये हो गए कि जब तक आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है पॉपुलेशन की, तब तक तो ये मेथड लगेगा ही नहीं। अब आपकी पॉपुलेशन में टोटल कितने बच्चे थे? बोलो 100। आपको बाय डिफॉल्ट ये पहले से पता होना चाहिए कि कॉमर्स के कितने बच्चे हैं? 50। साइंस के कितने बच्चे हैं? 30। ह्यूमैनिटीज के कितने बच्चे हैं? 20। अब आपको अगर पता ही नहीं है एंट्री से पहले कि कितने कितने बच्चे, तो आप सिलेक्शन कैसे कर लोगे? बोल बेटे, बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब कंप्लीट नॉलेज पॉपुलेशन की आपको पहले से होनी चाहिए। और बायस तो यहां भी हो सकते हो बेटे आप। बोलो हो सकते नहीं हो सकते हो? जब आपका 3 पार्ट्स में डिवीजन हो गया, उनके डिवीजन के बाद जब आप सिलेक्शन कर रहे हो, तो वो आप जो है बाय चॉइस कर रहे हो, है ना। तो वहां पे आप जिन यूनिट्स को लेना चाहते हो उनको ले सकते हो, जिनको छोड़ना चाहते हो उनको छोड़ सकते हो, यानी कि बायस तो आप वहां पर भी हो सकते हो, ठीक है। और एक छोटी सी बात बेटे, अगर पॉपुलेशन का साइज ऑलरेडी बड़ा छोटा सा हो तो कितने स्ट्राटा बना दोगे? स्मॉलर स्ट्राटा बनाने बड़े मुश्किल हो जाएंगे।
मैं एग्जांपल लेता हूं बेटे, ए यहां देखो 100 यूनिट्स है आपके पास, बड़ा मैंने यहां पर तो फेयर काम कर दिया, हो सकता है सब बढ़िया। मैं ये कहता हूं एक बच्चा ऐसा है, ह्यूमैनिटी में कितने बच्चे बेटा 20, उन 20 बच्चों में भी एक बच्चा ऐसा है ह्यूमैनिटी वाला जिसके पास मैथ्स है, वो ह्यूमैनिटी विद मैथ्स है। अब आप मुझे बताओ बेटा, आपको एक और स्ट्राटा बनाना पड़ेगा, 20 बच्चों में से आपको क्या डिवीजन करना पड़ेगा, ये 19 बच्चे ऐसे हैं जो ह्यूमैनिटीज विदाउट मैथ है, और एक बच्चा कैसा है बेटा जो ह्यूमैनिटी विद मैथ है। अब आप मुझे ये बता दो, आपको बेटा इस एक बच्चे को सैंपल में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बेटा अगर इस एक बच्चे को सैंपल में ले लिया तो ये एक ही फीचर थी, छोटा सा फीचर था, और सैंपल के अंदर हमने इसको डाल के बड़ा कंटेंट बना दिया, बोलो। और अगर इसको छोड़ दें तो ये पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर नहीं पाएगा। बच्चे बात समझ में आ रही है? तो अगर आपकी पूरी पॉपुलेशन छोटे 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 कई टुकड़ों में टूटी हुई हो तो आपको स्ट्राटास में डिवाइड करना और हर स्ट्राटा में से कंटेंट का सिलेक्शन करना वो मुश्किल हो जाता है। तो ये इसकी एक थोड़ी सी डिमेरिट्स है। कर लोगे बच्चे? पॉइंट क्लियर है? ये हो गया बेटे हमारे पास कौन सा मेथड? तीसरा। चौथा मेथड बेटे बहुत आसान, सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक सैंपलिंग। सर सिस्टमेटिक कैसे? देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं। सिस्टमेटिक का एक सिंपल सा एग्जांपल है बेटा, आपके पास कितने स्टूडेंट है सपोज कर लो 100, कोई स्ट्राटा नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको कितने बच्चे सिलेक्ट करने बेटा? 10। बोलो सही है? डन। आप क्या करो बेटे, आप 100 को 10 से डिवाइड कर दो, 100 को 10 से डिवाइड कर दो, कितना आया बेटा? 10 आ गया, हो गया। अब 1 से लेके 10 तक के रोल नंबर में से कोई एक रोल नंबर, कोई भी एक रोल नंबर रैंडमली सिलेक्ट कर लो। चलो रोल नंबर 5, ठीक है, रोल नंबर 5 वी हैव सिलेक्टेड। तो पहला सैंपल का बच्चा कौन हो गया? रोल नंबर 5। अब दूसरा सैंपल में कौन सा बच्चा लेना बेटे? नेक्स्ट 10th आइटम। तो 5 रोल नंबर बाय चांस आ चुका है, उसमें 10 जोड़ दो, तो अगला रोल नंबर कौन सा हो गया बेटा? 15। 10 और जोड़ दो, अगला रोल नंबर कौन सा हो गया? 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, एंड आप देखो 10 बच्चे सैंपल के अंदर आ गए एक सिस्टम के थ्रू। बेटा बात समझ में आ गई सबको? दैट इज कॉल्ड व्हाट? सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग। यू आर डूइंग इट बाय अ सिस्टम। Every nth number you are adding in a number that you have selected randomly. बोलो बेटे बात समझ में आ गई? अगर आप कहते नहीं सर पहला बच्चा रोल नंबर 5 नहीं ला, पहला बच्चा लेना रोल नंबर 2, तो आप मुझे बताओ सेकंड बच्चा कौन सा होता? 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, एंड ये 10 बच्चे आपके सिलेक्ट हो जाते हैं। बोलो बेटे समझ में आ गया? तो एवरीथिंग यू आर डूइंग बाय अ सिस्टम, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग। बोलो ठीक है, साइंटिफिक सा मेथड है। उसके बाद बेटे 5वां मेथड होता है कोटा सैंपलिंग, सैंपल सिलेक्ट करने का। कोटा सैंपलिंग क्या है बेटे? कोटा सैंपलिंग बहुत ही सिंपल। क्या करते हैं बेटे, आप पूरी पॉपुलेशन को कोटाज में डिवाइड करते हैं। जैसे अभी क्या किया था, पूरी पॉपुलेशन को स्ट्राटा में डिवाइड किया था। स्ट्राटा मतलब डिफरेंट फीचर्स। अभी हम पूरी पॉपुलेशन को कोटाज में डिवाइड करते हैं। कोटा का मतलब होता है कि हम कोटा फिक्स कर देते हैं सैंपल सिलेक्ट करने के लिए, कहां से कितना सैंपल लेना है, कोटा फिक्स्ड। जैसे देखो सुनो, in this method the item of population are subdivided into various groups and then a quota is fixed. कोटा फिक्स कर देते हैं हम। जैसे हम एक एग्जांपल लेना चाहते हैं कि मान लो एक एरिया में हम इंटरव्यू करते हैं कि कितने लोग सपोज कर लो टीवी देखते हैं। मान लो एक छोटा सा इंटरव्यू कर रहे हैं हम लोग, कितने लोग टीवी देखना पसंद करते हैं, टीवी में कोई एक पर्टिकुलर सीरियल देखना पसंद करते हैं। चलो ठीक है ना, टीवी में एक पर्टिकुलर सीरियल देखना पसंद करते हैं। कौन सा सीरियल आता है पहले फेमस था? सास भी कभी बहू थी। चलो ऐसा मान लेते हैं, नहीं लेडीज देखती थी पहले वो। चलो तारक मेहता सब लोग लाइक करते हैं, ठीक है। अब तारक मेहता कितने लोग देखते हैं, मान लो ये रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, फिर भी ज्यादा कौन देखते होंगे? फीमेल्स। फिर भी ज्यादा, एंड टाइम ज्यादा हो तो थोड़ा मॉर्निंग टाइम फ्री हो गया, बच्चे ज्यादा देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा चलो डोरेमोन कितने बच्चे देखते हैं?
अगर हम कितने लोग देखते हैं, ये भी देखते तुम शिनचैन? चलो मैं डोरेमोन या शिनचैन की बात करता हूं कि भाई ये इस तरह के सीरियल कितने लोग देखते हैं, मान लो ये बात करते हैं, तो आप मुझे बताओ बेटा ज्यादा कंटेंट किसका होगा? बच्चों का ही ज्यादा कंटेंट होगा। तो हम इंटरव्यू करने वाले लोग जो होंगे वो ज्यादा कंटेंट, वो कहेंगे यार 70% तो आप इंटरव्यू किससे करो? बच्चों से करो, क्योंकि वो इसकी टारगेट ऑडियंस है। ठीक है, 20% आप लेडीज से बात कर लो, 10% आप बात कर लो जेंट्स से। ये कोटा फिक्स कर लिया, ठीक है ना, क्योंकि उनको पता है कि बेटा ज्यादातर टारगेट ऑडियंस ये होगी, थोड़ी सी टारगेट ऑडियंस यहां से निकल सकती है और लीस्ट टारगेटेड ऑडियंस यहां पर होगी। बच्चों मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो इसका कहने का मतलब बेटा ये है कि इंटरव्यूअर क्या करना है, चाहता है कि जो उसका टारगेट ऑडियंस है उससे ज्यादा बात करेगा, जो लीस्ट टारगेट ऑडियंस है उससे कम बात करेगा, और ऐसे करते करते वो सैंपल का सिलेक्शन करेगा। तो ये कौन सी सैंपलिंग होगी बेटा? कोटा सैंपलिंग। बोलो समझ में आ गया? कोटा फिक्स कर दिया उसने। रिलायबल है, इकोनॉमिक है, टारगेट ऑडियंस से सीधा हम बात कर सकते हैं, कोटा से। लास्ट बहुत आसान, कन्वीनियंस। इसमें कुछ भी नहीं होता बेटे, ये मेथड है। मैं यहां से आया, कितने बच्चे बैठे बेटा क्लास में? सपोज कर लो 100 बच्चे बैठे हैं, और मैं कितने बच्चों का सिलेक्शन करना चाहता हूं? 10 बच्चों का सिलेक्शन करना चाहता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई बात ऐसी है, ना तो मैं रैंडम वर्ड यूज करूंगा, रैंडम मतलब कोई भी आ जाओ, नो। ना मैं डेलिबरेट सैंपलिंग यूज करूंगा, डेलिबरेट मतलब कि माइंड लगाऊं, ऑब्जेक्टिव दिखाऊं, नहीं वो भी नहीं। ना मैं कोई स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग यूज करूंगा, क्योंकि मुझे पॉपुलेशन के बारे में कुछ पता नहीं है, तो मैं स्ट्राटा भी नहीं बना सकता, तो मैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग भी यूज नहीं करना चाहता। ना मैं कोई सिस्टम बनाना चाहता हूं कि एवरी nth यूनिट शुड बी इंक्लूडेड, नो आई कांट यूज इट, सो मैं यूज नहीं करना चाहता सिस्टमेटिक सैंपलिंग। ना मैं कोई कोटा डिवीजन करना चाहता हूं, तो उसको भी छोड़ दो। मैं तो सिर्फ आया और मैंने कहा जो मेरे खड़े होने के दायरे में 10 बच्चे बैठे हैं और जिनको सिलेक्ट करना मेरे लिए सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है, गॉट द पॉइंट और नॉट? समझ में आ गया बेटे? मैं कहता हूं यहां बेंच ऐसे लगे हुए हैं, मेरे लिए पीछे जाना अनकंफर्टेबल है, मैंने कहा छोड़ो, पीछे जाता ही नहीं, यहीं खड़ा हूं। मेरे इस रेडियस में जो 10 बच्चे मेरे हाथ में आ गए, मैंने कहा हाँ ये 10 बच्चे जिनके ऊपर मैं, जिन तक पहुंच पा रहा हूं, जिनको मैं देख पा रहा हूं, ये 10 बच्चे मेरे सैंपल का पार्ट है। सिंपल, कोई माइंड नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं, कोई स्ट्राटिफाइड नहीं, कोई क्वार्टर कोटा नहीं, कोई कुछ नहीं, ये 10 बच्चे मेरे सैंपल का पार्ट है। तो बेटा व्हाट सैंपलिंग आई एम यूजिंग हियर? कन्वीनियंस सैंपलिंग। बच्चों बात समझ में आ गई? व्हाट सैंपलिंग आई एम यूजिंग हियर? कन्वीनियंस सैंपलिंग। ये देखो जरा, जैसे क्या लिखा बेटा यहां पे, in this method sampling is done by the investigator in such a manner that suits his convenience। ठीक है ना? तो फॉर एग्जाम्पल, to estimate the average height of an Indian, the investigator belonging to Delhi can take a convenience sampling from Delhi state only and estimate the average height of an Indian। कोई दिक्कत नहीं, उसको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं एक एवरेज बनाना चाहता हूं, तो मैं दिल्ली स्टेट को यूज कर लेता हूं, वहां से जो एवरेज निकलेगी पूरे इंडिया की जो लगभग एवरेज लोगों की हाइट होगी वो वही होगी। ये उसको कन्वीनियंस लग रहा है, क्योंकि वो दिल्ली का बंदा हो सकता है इन्वेस्टिगेटर, तो ये उसकी कौन सी सैंपलिंग है बेटा? कन्वीनियंस सैंपलिंग। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? जैसे मैंने भी बोला कि मैं आया, मुझे जो 10 बच्चे इजीली दिखे टू इन्वॉल्व इन द सैंपल, मैंने उन 10 को सिलेक्ट कर लिया, तो मैं भी वहां पे कौन सी सैंपलिंग यूज कर रहा था बेटा? कन्वीनियंस। तो जो इंक्लूड करना हमारे लिए इजी हो, हम उसको कन्वीनियंस सैंपलिंग में यूज कर लेते हैं। देखो लेस एक्सपेंसिव है, पैसे तो लगे ही कहां है इसमें, ठीक है ना। इजिली लोकेटेड, बिल्कुल सही, और सुटेबल फॉर पायलट सर्वे। किसी को याद है बेटा पायलट सर्वे क्या था? प्री टेस्टिंग ट्राई आउट सर्वे। समझ रहे हो? जब हम उस सर्वे को लोकली एक बार लगा करके उसके बारे में कुछ जानकारी, लोग उसको कुछ इन्वेस्टिगेशन, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं अगर रिसर्च के बारे में, तो हम कहते हैं पायलट सर्वे। तो ये जो कन्वीनियंट से लोग हैं, इस पे पायलट सर्वे भी आसानी से लगाया जा सकता है, क्योंकि हमारे वो बंदे का पार्ट होंगे। हाँ जी, चैप्टर 2 में था, क्योंकि वो लोग हमारे कन्वीनियंट लोग हैं, उनको देखना, उनसे बात करना हमारे लिए कन्वीनियंट है, तो पायलट सर्वे भी लगाना आसान होगा। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कन्वीनियंस सैंपलिंग। कर लो बेटे। तो ये तो सब बेटे डिमेरिट्स भी हो सकती है, हम बायस हो सकते हैं, दैट्स ऑल अबाउट द कन्वीनियंस सैंपलिंग। तो बच्चों ये मेरी तरफ से बेटा चैप्टर फिनिश है, ठीक है। इसको अब आप तैयार करिए चैप्टर को, मेरी तरफ से चैप्टर हो गया डन।